हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रशासनिक गुरुकुल। सफलता सीरीज में हम डिफरेंट टॉपिक्स कवर करेंगे, जिसमें इकोनॉमी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और उसमें जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स आएगी, हमारे जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स आएंगे, तो सब कुछ हम लेकर आएंगे आपको क्वेश्चंस के थ्रू। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 जो हिस्ट्री से है। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हैं। तो हमारा आंसर है बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये है फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। तो जो भी फर्स्ट चीजें हुई हैं, जैसे आपने ईपीएफओ के पुराने एग्जाम में देखा होगा, फर्स्ट स्पीकर कौन थे, हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया, तो ऐसे सवाल हमने देखे हैं, इसीलिए ये क्वेश्चंस भी हमने इसमें डाले हैं। दूसरा क्वेश्चन है, रंगराजन कमिटी जो है ऑन डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ध्यान से डिसइन्वेस्टमेंट पे था पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में, और इसे अपॉइंट किया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन से साल में? तो हमारा आंसर है 1993। बहुत इंपॉर्टेंट कमिटी है। हालांकि इस कमिटी का जो रिकमेंडेशन है उसे नहीं माना गया था, लेकिन ये कमिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट पे है। और इस कमिटी के थ्रू ये भी बताया गया था कि आप जो है, गवर्नमेंट इंडिया जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट करे, लेकिन दो सेक्टर्स को छोड़ के। कौन सा था वो? डिफेंस था, और दूसरा था हमारा एटॉमिक एनर्जी। इसमें डिसइन्वेस्टमेंट की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए डिसइन्वेस्टमेंट होता क्या है, तो गवर्नमेंट जो है अपने शेयर्स को जब कम करती है, डिसइन्वेस्ट करती है उसमें, उसको डिसइन्वेस्टमेंट बोला जाता है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में। अब एक टर्म होती है प्राइवेटाइजेशन, वो क्या होता है? तो दोनों में डिफरेंस है। यहां पे डिसइन्वेस्टमेंट में हमारा जो ओनरशिप है गवर्नमेंट का, वो ट्रांसफर नहीं होता और स्मॉल पोर्शन में डिसइन्वेस्ट किया जाता है, मेजॉरिटी जो है सरकार के पास रहेगी। प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप ऑफ एन एंटिटी, ये होता है। तो पूरा ट्रांसफर हो जाता है ओनरशिप, मतलब 51% जो है ये प्राइवेट कंपनीज को चला जाता है। डिफरेंस ये है। अब ये हमारा आंसर होता है 1993। ज्योतिराव फुले वॉज गिवन द टाइटल ऑफ महात्मा बाय हुम? किन्होंने दिया था? तो ऑप्शंस है विठल राव कृष्ण जी वांडेकर, रविंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड महात्मा गांधी। हमारा आंसर होता है विठल राव कृष्ण जी वांडेकर। ज्योतिबा राव फुले जी की जयंती थी, तो प्रधानमंत्री जी ने ट्रिब्यूट दिया है। ज्योतिराव फुले जी और विठल राव कृष्ण जी वांडेकर दोनों सोशल रिफॉर्मिस्ट थे। अब देखिए महात्मा गांधी जी जो हैं, उनको भी महात्मा का टाइटल दिया गया था। किनके द्वारा दिया गया था? वो है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा। ठीक है, तो ये सब चीजें ना काफी इंपॉर्टेंट है। और ईपीएफओ के एग्जाम में हमने देखा है कि हिस्ट्री से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो ऐसे फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। पुथंडू इज व्हाट? तो ये भी न्यूज में था। तो अप्रैल में न्यू ईयर मनाया जाता है, राइट? तो केरला न्यू ईयर है ये, या तमिल न्यू ईयर है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है, या टेम्पल फेस्टिवल है? तो हमारा आंसर होता है ये तमिल न्यू ईयर है, जो हर साल मनाया जाता है अप्रैल 13-14 को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके बारे में जानना। अब देखिए स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, इसका हमने क्यों लिया है? क्योंकि 4 स्टेट्स ने 5800 करोड़ का जो है रेज किया है मनी, और इसीलिए ये क्वेश्चन आ जाता है। तो क्या ये डेटेड सिक्योरिटीज हैं इशूड बाय स्टेट्स फॉर मीटिंग देयर मार्केट बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स? 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। दूसरा है वन रिमार्केबल फीचर ऑफ स्टेट डेवलपमेंट लोन्स इज दैट इट इज अ मार्केट ओरिएंटेड इंस्ट्रूमेंट, वर्ड्स पे ध्यान देना है, फॉर स्टेट्स टू मोबिलाइज फंड्स फ्रॉम द ओपन मार्केट। तो मार्केट ओरिएंटेड इंस्ट्रूमेंट है स्टेट्स के लिए, जिसमें स्टेट्स जो है मोबिलाइज करेगी फंड ओपन मार्केट से। तो ऐसा ही किया गया है। हमारा आंसर होता है बोथ 1 and 2, दोनों स्टेटमेंट सही है। खिलाफत कमिटी एक्सेप्टेड महात्मा गांधी सजेशन फॉर अ नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट इन इट्स मीटिंग एक्ट। तो ये जो मीटिंग हुई थी ये कहां पे हुई थी? पहले आंसर देख लेते हैं, इलाहाबाद में। ठीक है, और ये 1920 में हुआ था। ऑब्वियसली खिलाफत मूवमेंट हो गया, हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो गया, ये 1920 में हुए थे। तो ये जून में
यहाँ पे डिसीजन लिया गया था। कमिटी जो है ये 1919 से काम कर रही थी। और खिलाफत मूवमेंट था क्या? तो टर्की के साथ जो हुआ था आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन कब खत्म हुआ? 1918 में। तो टर्की के साथ जैसा एटीट्यूड रखा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तो ये एक इंसल्ट माना गया खलीफ के लिए, जो क्या होते हैं? सुल्तान होते हैं। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही सुल्तान होता है मुस्लिम का, उनको हम खलीफ बोलते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए ये खिलाफत मूवमेंट लॉन्च किया गया था कि रिस्टोर करी जाए उनकी पोजीशन को, उनकी पावर को। नेशनल करियर सर्विस इज वन ऑफ द मिशन मोड प्रोजेक्ट्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ई गवर्नेंस प्लान। तो नेशनल करियर सर्विस जो है, इसने अभी तक का हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट वैकेंसी जो है रजिस्टर किया है। 35 लाख के आसपास यहाँ पे वैकेंसीज जो है इसे निकाली गई हैं। और ये क्या है? तो यहाँ पे ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, गाइडेंस प्रोवाइड करता है, करियर रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कराना नेशनल करियर सर्विस का काम है। तो ये ई गवर्नेंस प्लान के अंदर आता है, ये बताना है। इट इज इंप्लीमेंटेड बाय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है या फिर एक स्टेटमेंट सही है? तो हमें आंसर देखना है बोथ 1 and 2, दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। द प्रॉब्लम ऑफ रूपी वॉज हुज डॉक्टरेट थीसिस, किनका था? श्री औरोबिंदो, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, भीमराव अंबेडकर। काफी इंपॉर्टेंट है, भीमराव अंबेडकर जी फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। अगला क्वेश्चन है, टैक्स बाय ऑन से डिपेंड्स अपॉन व्हाट। अब ये क्यों आया है? क्योंकि न्यूज आई है, देखिए। डायरेक्ट टैक्स बाय ऑन से हाईएस्ट इन 15 ईयर्स, 15 सालों में अभी तक का सबसे हाईएस्ट है ये, जो कि 2.72 पे पहुंच चुका है इन द फाइनेंशियल ईयर 2022 में। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हाईएस्ट है पहली बात, और दूसरी बात, अगर टैक्स बाय ऑन से मोर देन 1 होता है तो क्या होता है? ये बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाता है। इनफैक्ट नेशनल इनकम से भी ज्यादा ग्रोथ यहाँ पे ये दर्शा रहा है कि टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो जीडीपी से ज्यादा हो रहा है। तो काफी अच्छी बात है यहाँ पे। बाकी जो है हमें यहाँ पे और भी डेटा दे रखा है कि डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है वो 3 ईयर हाई पे गया है। तो देखिए यूपीएससी क्या सवाल पूछती है, डायरेक्ट आपको ऐसे फैक्ट्स नहीं पूछेगी कि कितने नंबर्स में गया है, राइट, बट एक जो ट्रेंड चल रहा है ना, जैसे डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो एट 3 ईयर हाई, तो ये पूछ सकती है। कॉस्ट ऑफ कलेक्शन डिक्लाइंस टू मल्टी ईयर लो, यहाँ पे टॉप 5 स्टेट दे रखे हैं जहां पे टैक्स कलेक्शन हुआ है। तो ये ऐसे ट्रेंड्स पूछे जाते हैं। अब हमें टैक्स बाय ऑन से के बारे में पढ़ना है कि ये क्या है और इसका जो साइज है वो किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, देखिए टैक्स बाय ऑन से लिंक करता है हमारा टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ जो है उसको और जीडीपी को। तो इन दोनों के बीच में जो लिंक होता है उसको प्रोवाइड कराता है, इन दोनों को रिलेट करता है और हमें पता चलता है कि जो टैक्स में उछाल है वो कैसे आ रहा है और कितना ज्यादा आ रहा है। साइज ऑफ द टैक्स बेस, द फ्रेंडलीनेस ऑफ द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, तो क्या ये दोनों पे डिपेंडेंट है हमारा टैक्स बाय ऑन सी? हमारा आंसर है बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बिल्कुल सही है। एक थर्ड फैक्टर और होता है रेशनैलिटी और सिंप्लिसिटी ऑफ द टैक्सेस। तो ये सब मिला के टैक्स में उछाल लेकर आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज वर फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया? कौन कौन सी इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश की गई थी? तो देखिए ब्रिटिशर्स का जो मोटो था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन करना नहीं था इंडिया का, वो इंडिया को रॉ मटेरियल्स जो है उसका एक्सपोर्टर बनाना चाहते थे और फिनिश्ड गुड्स का इंपोर्टर बनाना चाहते थे, और उन्होंने ये किया भी। तो जितना ज्यादा हो सके प्रोक्योरमेंट हो रॉ मटेरियल्स की, तो यहाँ पर मिल्स जो है, इंडस्ट्रीज जो है, उनको एस्टैब्लिश किया गया। और कौन सा था वो? तो हमें यही आंसर में बताना है। क्या वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री था, जूट इंडस्ट्री या आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री था, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री या केमिकल इंडस्ट्री था, जूट इंडस्ट्री या केमिकल इंडस्ट्री? हमारा आंसर होता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड जूट इंडस्ट्री, और साथ ही साथ कोल इंडस्ट्री जो है उसमें भी, क्योंकि रेलवेज। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स आर नॉर्मली फॉर्मुलेटेड ऑन द सब्जेक्ट्स प्लेस्ड अंडर द स्टेट लिस्ट। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ये दोनों पूरे साल न्यूज में रहते हैं क्योंकि जो स्कीम्स हैं वो आते रहती हैं सरकार द्वारा। ठीक है,
तो इसीलिए जानना जरूरी है। अब सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो है क्या ये फॉर्मुलेट होती है ऑन द सब्जेक्ट्स प्लेस्ड अंडर द यूनियन लिस्ट? तो हमारा आंसर क्या होगा? बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। और यहाँ पे आप मुझे बताइए कि स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ गांधी इरविन पैक्ट ऑफ 1931? सस्पेंशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट टू टेक पार्ट इन द देन forthcoming शिमला कॉन्फ्रेंस, pay taxes for the period of civil disobedience movement, release of political prisoners। हमारा आंसर क्या होगा? 1 and 4 only। How? देखिए, सस्पेंशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लगता है ठीक है, यहाँ पे forthcoming शिमला कॉन्फ्रेंस 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 1945 में। तो इसीलिए बोला जाता है हिस्ट्री जो है उसमें आपको क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए मेजर इवेंट्स की। ये ऑप्शन रूल आउट होता है। तो हमारा 2 and 4 गया, 2 and 3 गया, क्या बचता है? 1 and 3 and 1 and 4। फोर्थ है हमारा रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, हो सकता है। 1 and 4 हमारा क्लियर है। थर्ड ऑप्शन है पे टैक्सेस फॉर द पीरियड ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि हमने जो है टैक्सेस के लिए विरोध किया था। जो सॉल्ट टैक्स है जो लगाया जा रहा था उसको रिमूव करने की बात की गई थी। हमारा आंसर होता है 1 and 4 ओनली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस के ऊपर इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? क्या अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है अंडर आर्टिकल 225A? दूसरा है हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। अंडर द आर्टिकल द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर एनी स्टेट कैन रिक्वेस्ट अ पर्सन टू एक्ट एज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट। फॉर दिस द प्रायर कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड। और अगला ऑप्शन है पर्सन शुड हैव हेल्ड द ऑफिस ऑफ जज ऑफ दैट कोर्ट और एनी अदर हाई कोर्ट। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 इज इनकरेक्ट क्योंकि ये 225 नहीं 224A में प्रोवाइडेड है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो हमारा ये बाकी स्टेटमेंट जो है वो सभी करेक्ट है। प्रायर प्रेसिडेंट का कंसेंट बहुत जरूरी है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा कौन सा पोजीशन हेल्ड किया गया था? कब? बिफोर ही बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एस राधाकृष्णन हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 1952 में इन्हें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया गया। इससे पहले ये क्या थे, कौन सी पोजीशन हेल्ड कर रहे थे? एम्बेसडर टू द यूएसए, चेयरमैन यूजीसी, चेयरमैन प्लानिंग कमीशन, एम्बेसडर टू द सोवियत यूनियन। आंसर है हमारा ऑप्शन डी, ये एम्बेसडर थे टू द सोवियत यूनियन। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका जो है बर्थडे टीचर्स डे पे मनाया जाता है जो 5 सितंबर को पड़ता है। व्हाट इज द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स? तो इनका सीक्वेंस बताना है। क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट और इससे सवाल क्रोनोलॉजी से सवाल भी बहुत ज्यादा आते हैं। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है 1556 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। वियतनाम वॉर हमारा कब हुआ था? 1955 में शुरू हुआ था, 75 तक चला था। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट गल्फ वॉर 1990 में स्टार्ट हुआ और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में स्टार्ट हुआ। अब इसका क्रोनोलॉजी लगाना इजी है, राइट? आंसर है हमारा डी, 1 पहले आएगा, फिर हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन आएगा, देन हमारा वर्ल्ड वॉर 1 आएगा, देन वियतनाम वॉर एंड जो लेटेस्ट है वो है फर्स्ट गल्फ वॉर जो 1990 में हुआ था। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ सवाल और ऐसे ही सवाल हम लाते रहेंगे।